नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। रेलवे, एसएससी, पीएससी, पुलिस और आर्मी या व्यापम के अन्य एग्जामों में जो भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी के आए हुए हैं, हम एक टॉपिक वाइज जैसे कल बायोलॉजिकल ब्रांच और स्टडी पे था, आज जो है वो सेल बायोलॉजी पर है या पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं पर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं हम उनके बारे में आज इस टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को पहले क्वेश्चन के साथ। और अब पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राककेंद्रियों में, प्राककेंद्रीय मतलब प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। पहली चीज तो आप ये समझिए कि प्रोकैरियोट्स, प्रो प्लस कैरियोट और यूकैरियोट का अर्थ क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आदिम प्रकार का, आदिम प्रकार का, अर्थात जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जिस प्रकार के केंद्रक पाए गए और वही केंद्रक उन जंतुओं या जीवों में आज तक बने हुए हैं, उस प्रकार का केंद्रक जो आज तक कैरी कर रहे हैं या वहन कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है ना। ईयू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड। ठीक है। अर्थात हिंदी में इसे लिखेंगे तो सुविकसित प्रकार का केंद्रक जिन जीवों में पाया जाएगा उन्हें कहा जाएगा यूकैरियोट्स। ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रीय अर्थात प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। पहला है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, आप इसे बना लीजिएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तीसरा है केंद्रक झिल्ली और चौथा है राइबोसोम। ठीक है। तो आप याद रखें कि कोशिका द्रव्य जो है वो तो पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी और राइबोसोम भी पाया जाएगा। पाया क्या नहीं जाएगा? कोशिका केंद्रक झिल्ली जो है वो इस पे नहीं पाई जाएगी। ठीक है। तो कोशिका भित्ति तो सेल में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे, पर के प्राथमिक प्रकार के केंद्रक में, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है ना। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। ठीक है ना। सुविकसित केंद्रक का लक्षण है, सुविकसित केंद्रक का लक्षण है, आप इसे याद रखेंगे। तो केंद्रक झिल्ली किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ठीक। तो प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज का जो विघटन है उस पाथ को बोला जाता है ईएमपी पाथ। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथ, एम्बेडन मेयरहा पारनास पाथवे। ठीक है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या ईएमपी साइकिल। क्या बोलते हैं? ईएमपी साइकिल। इसका पूरा नाम भी एक बार पूछा था तो इसे आप लिख लीजिएगा, एम्बेडेन मेयरहाफ पारनास, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है ना, तो पाथवे, एम्बेडन मेयरहाफ पारनास पाथवे, ईएमपी साइकिल भी इसको बोला जाता है। और इसमें ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन की। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज के साथ कौन लगता है? ऑक्सीजन लगता है। ठीक है। C6H12O6 प्लस 6O2, ये ठीक है, ये बनता है। और इसके बाद बनता है C12H22O11 प्लस H2O, ये निकल जाता है शर्करा। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी साइकिल चलती है, ग्लूकोज का विघटन होता है। क्लियर है। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए
ऊर्जा मुद्रा क्या है? पाइरुवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। तो आप लगभग कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं कि कोशिकाओं के लिए ऊर्जा या कोशिकाओं का ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो संग्रहित होता है वो क्या होता है? एटीपी। क्या होता है? एटीपी। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट में जब एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाता है, कौन सा बॉन्ड? ग्लाइको, इसे आप नोट करते रहें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध टूटता है तो ये एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में। और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है ना, तो ये ट्राई जहां पे फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट बंध ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है और फिर यहाँ पे फॉस्फेट के 2 अणु बचते हैं। ठीक है, और एक एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होने में 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। एक एटीपी से एक एटीपी कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी निकलती है? 673 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली, उधार के लिख लीजिएगा, थैली, थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली के रूप में किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो सभी का पाचन करने में सक्षम होता है। तो अगर कभी भी शरीर के अंदर कोई विशेष अखाद्य वस्तु प्रवेश करती है तो लाइसोसोम क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, लाइसोसोम यहाँ पे है, ये क्या करेगा? अगले प्रोसेस में इसे ऐसे करके यहाँ पे रख लेगा और उसके बाद अगले में क्या करेगा? उसे अंदर कर लेगा और फिर अपने अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम का प्रवाह करके स्वयं को भी मार देगा। अगर स्वयं को मारा तो जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ जो फॉरेन बॉडी है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, वो उसे भी अंदर ही खत्म कर देगा। ठीक है, तो उसे अपने अंदर करके ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है और उस फॉरेन बॉडी को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट या पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्जी काय में? बताएं इसका आंसर। देखिए, एक चीज समझिए कि हरित लवक क्लोरोफिल है। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल कलर के लिए उत्तरदायी है, वहां पे विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वहां पर भी नहीं होगी। गोल्जी बॉडीज जो है वो राइबोसोम के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, तो वहां पर भी विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, कौन सा? कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोशिका द्रव्य, या इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपसंरचना इकाई क्या होती है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक, आपको यह पता होगा कि मानव शरीर में 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक तो पाया जाता है 70S और दूसरा पाया जाता है 80S। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में।
और HCS पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक में 70S, तो 70S जो है वो किससे मिलके बना होता है? तो 50S प्लस 30S से। ठीक है, 50S प्लस 30S से। S का मतलब यहां पे सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट है। क्या है? सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट। ठीक है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक। क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक। ठीक है, अवसादन गुणांक कहते हैं। तो 70S का निर्माण पूछा किसका है? प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक 70S किससे मिलके बनेगा? 50S और 30S से। ऑप्शन में देख लेते हैं, 50S और 40S, 50S और 30S। ठीक है ना, 60S और 40S, 50S और 30S। तो किससे मिलके बनेगा? अच्छा, इसमें 0.5 है, 5S और 30S। तो 50 और 40 से नहीं होगा, 60 और 40 से नहीं होगा, 5 और 30 से नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50S और 30S। अब इसी में एक और देख लेते हैं, जो ये 80S वाला है, ये 80S वाला कैसे बनता है? 80S जो है वो मिलके बनता है 60S प्लस 40S से। ठीक है ना, किससे मिलके बनता है? 60S और 40S से। अब इसमें एक चीज आप समझिए कि ये अगर हम जोड़ें तो ये 50 और 30 80 होना चाहिए, 60 40 100 होना चाहिए, पर 50 30 का जोड़ यहाँ पे 70 आ रहा है और 60 40 का 80 आ रहा है, क्योंकि अपन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायो। ठीक है ना, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि यहां पे एक थ्योरी चलती है जिसे कहते हैं ताला चाबी संकल्पना। क्या कहते हैं? ताला चाबी संकल्पना। ठीक है ना, तो अब ये समझिए, ये 70S राइबोसोम है। ठीक है ना, तो 70S किससे मिलके बना? 50S से। तो 50S का शेप्ड जो है वो ऐसे है। ठीक है ना, ताला चाबी संकल्पना। ठीक है, और ये किससे मिलके बन रहा है? 30S से। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से 50S है और ये 30S है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कैसा बनाएंगे? और इसके साथ कौन सा जुड़ गया? ये वाला। ठीक है, ये यहीं से इसने ऐसा बना लिया, तो ये जो बीच का गैप दोनों में उस बार गिना जा रहा था, ये 10S के आसपास दोनों का लैप्स हो गया यहां पे आने पे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ? ये 10S की कमी हो गई जब वो दोनों साथ में आए ताला चाबी संकल्पना में। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 50 30 80 नहीं हुआ, वो देखने पे अब 10 अवसादन गुणांक उसका कम हो गया, और उस कम होने के कारण ये 70S हुआ। ठीक इसी प्रकार जो 80S का होता है उसको भी किससे मिला के मानते हैं? 60S और 40S से। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राक केंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, और इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, सेंट्रियोल कहलाता है। केंद्रकाभ को क्या पढ़ेंगे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है, अब इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन से। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक्स में इसमें एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी सही है। अत्यधिक छोटा आकार होता है,
अत्यधिक छोटा आकार होता है, ये भी सही है। झिल्लीबद्ध, मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन बताया है कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ना केंद्र के ऊपर ना कोशिका, अलग अलग कोशिकांगों के ऊपर, ऐसे खुले रूप से स्कैटर्ड फॉर्म में, या स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए रूप में, वो फैले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोशिका झिल्ली होगी तो वो व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है ना, और कमरा एक ही है जिसमें अलमारियां नहीं है, तो वो सारे कपड़े क्या होंगे, आपके पूरे कमरे में ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए होंगे स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एक कमरा है और आपके पास बढ़िया 2-3 अलमारियां हैं और आप अच्छे से उन्हें व्यवस्थित रख पा रहे हैं, और इसके साथ आपके पास पॉलीथीन भी है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, शर्ट एक साथ, पैंट एक साथ, ऐसे करके आप उनको व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा हुआ कि वहां पे सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि सभी कोशिकांगों के ऊपर एक झिल्ली का आवरण है, तो उन्हें व्यवस्थित रूप से रखा गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, इसीलिए सारे कोशिकांग, सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो कैसे हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में यहां वहां बिखरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अब समझिए इसको, बस क्वेश्चन इसने जरा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया है, मैंने पढ़ाया था एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, वही है एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो बॉन्ड हैं वो टर्मिनल फॉस्फेट के नाम से होते हैं, और उनको किसकी सहायता से तोड़ा गया, H2O की सहायता से। एटीपी कन्वर्ट किसमें हो गया, एडीपी में, एक फॉस्फेट बंध टूटा, एडीपी में कन्वर्ट हुआ। मैंने बताया था कितनी एनर्जी निकलती है, 673, ठीक है ना, 673 किलो कैलोरी। अब इसने पूछा किसमें है, कैलोरी में ना पूछ के इसने किसमें पूछ लिया, मोल में। अब देखिए क्वेश्चन वाले की होशियारी, इसने किलो कैलोरी ना देके, किलो में तो दिया है, लेकिन यहां पे इसने किसमें पूछ लिया, दूसरा यूनिट मोल में पूछ लिया। आप इस यूनिट को रट लीजिए कि जब एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, और यदि हम मोल की बात करें तो 30.5 किलो मोल, कितना, 30.5 किलो मोल एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है ना। तो एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट जब होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है, 673 किलो कैलोरी या 30.5 किलो मोल ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा कोशिकांग विषाक्त, विषाक्त मतलब पॉइजनस या टॉक्सिक, पॉइजन और टॉक्सिक पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। मैंने बोला कोई भी विषाक्त पदार्थ या बाहरी पदार्थ यदि शरीर के अंदर आएगा तो कौन सा कोशिकांग उसे खत्म करेगा, लाइसोसोम। कौन सा खत्म करेगा, लाइसोसोम, ठीक है ना। बाहरी पदार्थ मतलब जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता हो, तो शरीर को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसे कौन खत्म करेगा, लाइसोसोम खत्म करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम है क्या, ऑप्शन में नहीं है। बहुत सुंदर। अब ये देखिए कि इसके अंदर कौन सा आएगा, है ना, लाइसोसोम किसके अंदर पाया जाता है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, और ईआर के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का, ठीक है। मतलब एक सीधी सी बात, चित्रकूट कहां स्थित है, सतना में, सतना ऑप्शन ही ना हो तो रीवा संभाग में, रीवा संभाग ऑप्शन ना हो तो मध्य प्रदेश में। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर लगाना है, ठीक है ना। इस चीज को भी आप याद रखें, यदि चित्रकूट का ऑप्शन सतना नहीं देता है, रीवा संभाग नहीं देता है, तो तीसरा आंसर मध्य प्रदेश भी हो सकता है। भाई अगर उसने छोटा यूनिट सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग नहीं दिया तो फिर वो जहां से निकलता है
वो आंसर भी हमको लगाना पड़ेगा। तो किससे निकलता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? ठीक है ना, चपटी कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं जो हैं वो 4 प्रकार के उपकला ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है शल्की उपकला। तो शल्की उपकला है वो कैसा होता है? चपटा होता है। और ये चपटा इसलिए है क्योंकि इसे अधिक से अधिक स्थान चाहिए। क्या चाहिए? अधिक से अधिक स्थान चाहिए। तो फेफड़ों में जो वायु कोश होते हैं, क्या होते हैं? फेफड़ों में वायु कोश, जिसे हम एयर शैक बोलते हैं, फेफड़ों के वायु कोश जो हैं उनकी कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? शल्की उपकला या चपटी कोशिकाओं से होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शल्की उपकला या चपटी कोशिकाओं से फेफड़ों के वायु कोश का निर्माण होता है। जो हम सांस लेते हैं वो उन छोटे छोटे वायु रंध्रों में जाती है और वहां पे वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन विहीन रुधिर को ऑक्सीजन युक्त रुधिर में परिवर्तित करती है और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है वो हमारे नासा छिद्र द्वारा वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ठीक है, किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं? सेम वही चीज फिर से आ गया, शल्की उपकला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के, आसन लिखा है, श्वसन के, इसमें सुधार लीजिएगा, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। अब पहले वहां है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, गलत। किण्वन की प्रक्रिया में, ये फैक्ट वाइज आप लिख लीजिए कि कभी भी किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है ना, तो फर्मेंटेशन की जब भी प्रोसेस होगी उसमें O2 लगेगा ही। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लगती ही लगती है, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ये को आप जो है वो गलत है। ठीक है ना, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ठीक, अगला है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, सही है ये। फिर श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, मैंने पहले बताया, यही श्वसन के प्रथम चरण में जो ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईएमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी कहते हैं, एम्बेडेन मेयर पारनास पाथवे कहते हैं। ठीक है ना, लास्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, गलत। एसिटिक अम्ल का विघटन होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी एडीपी में बदलती है। किसमें बदलती है? एटीपी एडीपी में बदलती है। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा गलत और इसीलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, गलत पूछा था ना तो ये गलत है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? एसईआर मतलब पहले तो ये समझिए, यकृत कोशिकाओं में एसईआर, एसईआर। अब अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं हैं और आपने थोड़ी सी भी बायो अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप एसईआर ही नहीं समझेंगे कि एसईआर है क्या। समझिए, ईआर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ईआर जो है ये 2 भागों में बटी होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है एसईआर, एक होती है एसईआर और दूसरी होती है आरईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ, चिकनी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः
प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। स्मूथ या चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, और रफ का मतलब खुरदुरी, खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है ना। तो SER का मतलब चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका या स्मूथ, तेरे को नींद आ रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। तो इसमें SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? अब एक चीज समझिए, SER और ER जो है ये लाइसोसोम जैसा काम करेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या काम करते हैं? लाइसोसोम वाला काम करेंगे। तो जब ये लाइसोसोम वाला काम करेंगे तो इनमें एक चीज और अच्छी पाई जाएगी, क्या? ये चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या करेंगे? नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें तीन चीजें संश्लेषण दे रहा है। संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, बनाना होता है। संश्लेषण का मतलब तीनों में क्या हो जाएगा? बनाना। और ये काम करते हैं लाइसोसोम, मतलब बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बिगाड़ने का, निराविषीकरण, मतलब औषधियों और विषों का निराविषीकरण कर देते हैं। मतलब जो भी औषधि जहर जैसा काम करने वाली हो या कोई आपको जहर दिया हो, उस जहर को, जहर का असर खत्म करने का काम कौन करता है? SER करती है, चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक है ना। तो ये उसको नष्ट करने का काम कर रही है ना, उसके प्रभाव को नष्ट करने का काम। तो नष्ट करने का काम कौन करेगा? ER करेगा, SER करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औषधियों और विषों का निराविषीकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है राइबोसोम, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है गोल्जी बॉडी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हरित लवक, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का घर कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का घर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? बहुत सरल सा सवाल और उतना ही सरल सा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना, इस क्लास के लिए इतना पर्याप्त था। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।